अपना कौन सा नंबर लेक्चर है? लेक्चर नंबर 4। क्लियर? लेक्चर नंबर 4 में मैंने तुम लोगों को लेक्चर नंबर 3 में लास्ट पढ़ाया था क्लासिफिकेशन किसका? आर्यस विटेकर का। आर्यस विटेकर ने कौन सा बताया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में पहला क्या था हमारा? मोनेरा। तो जितने मोनेरा हैं ऑल मोनेरा क्या थे? प्रोकैरियोट। क्या थे? प्रोकैरियोट। जितने थे प्रोकैरियोट सारे के सारे क्या होते हैं? मोनेरा। अब मैंने बोला था कि आपको मोनेरा में एक चीज़ याद रखना है कि जो मोनेरा होता है यहाँ पे आएंगे आपके ऑल बैक्टीरिया। क्या आएंगे? ऑल बैक्टीरिया। मतलब जितने भी बैक्टीरिया हैं सारे के सारे बैक्टीरिया क्या होते हैं? मोनेरा। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिससे हमको बेनिफिट होता है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिससे हमने को लॉस होता है। तो अपन सबसे पहले देखेंगे बैक्टीरिया का डायग्राम कैसे होता है, बैक्टीरिया दिखता कैसे है। तो रियल में बैक्टीरिया कुछ ऐसे दिखता है। हम यहाँ पे एक इमेज भी ड्रॉ करेंगे। जैसे देखो, यदि हम बात करें तो ये बैक्टीरिया देखो, ये अपन यदि हम बात करें तो जो बाहर लेयर है हम इसको बोलेंगे सेल वॉल। क्या बोलेंगे? सेल वॉल। इसके अंदर जो होती है वो है सेल मेम्ब्रेन। अंदर जो लेयर होती है ये होती है सेल मेम्ब्रेन। क्लियर? बाहर होती है सेल वॉल, अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर बहुत सारा साइटोप्लाज्मिक या प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ होता है। ठीक है? यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं क्या? प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। उसके बाद इसी में बीच बीच में हल्का फुल्का कुछ ऐसे एंशिएंट डीएनए होता है। क्या होता है? एंशिएंट डीएनए। मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो, हाँ। उसके बाद इसके अंदर क्या रहता है? एंशिएंट डीएनए रहता है। और देखो इसी पे इसके डिवीज़न के लिए ऐसे होते हैं सेक्स पिली। साथ में इसको चलने के लिए, इसको मूव करने के लिए कुछ फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे? फ्लैजिला। ये होता है बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। कुछ बैक्टीरिया ऐसे रहते हैं, ऐसा नहीं है कि ये 100% सही है। कुछ मतलब कि जो मेन चीज़ें होती हैं ना, जैसे अपन इंसान की बात करें तो हम इंसान का बातें नहीं, ठीक है। अपन यदि इंसान की बात करें ना तो हर इंसान का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो लगभग सेम होता है, लेकिन कुछ कुछ वेरी करता है। सेम ऐसे सारे के सारे बैक्टीरिया का जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है, लेकिन कुछ कुछ वेरी करेगा। अब इस डायग्राम को देखो, यहाँ पे सबसे पहले सेल वॉल है, ये अपना अलग टाइप्स का है। सेल मेम्ब्रेन अलग टाइप का है। उसके बाद इसके अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है, जो मैट्रिक्स भरा हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म। यदि आपको कहीं पे साइटोप्लाज्म में लिखा हुआ है तो इसका मतलब गलत नहीं है, वो भी सही है। क्लियर हुआ? इसके अंदर डीएनए होता है जो कि एक स्पेशल टाइप्स का डीएनए होता है। बहुत बार एग्जाम में आता है कि ये जो अपना डीएनए होता है ना, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नैक डीएनए होता है ये, है ना। ये वाला जो डीएनए होता है, सेक्स पिली होते हैं जो बैक्टीरिया को डिवीज़न में हेल्प करते हैं, और फ्लैजिला जो होता है बैक्टीरिया को चलने में मदद करता है। किसी किसी बैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं भी होता है तो चिपक के चलता है, अपन देख लेंगे अभी। ठीक है? तो हमको बैक्टीरिया मोनेरा के बारे में, यदि सिर्फ इसका नाम मोनेरा है, पढ़ना हमको क्या है? बैक्टीरिया। याद रखना, सिर्फ इसका क्या है? नाम बैक्टीरिया है, पढ़ना अपने को क्या है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया पढ़ने के पहले दिमाग में कि इमेज सेट होना चाहिए कि बैक्टीरिया कैसा है। तो जैसे आपने देखा तो देखो चॉकलेट टाइप कहलाती है, लंबी लंबी चॉकलेट नहीं है, ऐसे तो है। चॉकलेट को दबाओगे तो बीच में क्या रहता है? किसी किसी में वो भरा रहता है ना, समझ गए ना? ऐसे दबाओगे तो ये ऐसे सेम टू सेम यहाँ बीच में भरा हुआ है। देखो ये बाहर की वो रैपर है और अंदर उसकी बॉर्डर है ना। तो पूरा का पूरा चॉकलेट टाइप का है। और ये सबसे अच्छा बात ये है कि ये ना मतलब कि बैक्टीरिया जो है जैसे दोगला काम करता है, कभी अपनी दोस्ती करता है, कभी दुश्मनी करता है। कुछ टाइम पे कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनसे अपने को बहुत सारा बेनिफिट है, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपने को ले डूबते हैं।
तो वो कौन सा बैक्टीरिया जो हमारे लिए बेनिफिट देता है, कौन सा बैक्टीरिया जो हमको लॉस करता है, हम आगे पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में बहुत कम दिया है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाऊँगा। रीज़न इसलिए क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी भी पढ़ना है ना अपने को, तो वहाँ भी तो बैक्टीरिया आएंगे, तो और भी चैप्टर्स में डिजीज़ में भी बैक्टीरिया आएंगे, तो हम सारी चीज़ें यहीं पढ़ लेंगे जिससे वहाँ ना पढ़ना पड़े। क्लियर? तो ये तो हो गया जो मैंने डायग्राम बना दिया। यहाँ से थोड़ा आप लोग समझ लो तो इससे समझ में आ जाएगा। तो देखो ये जो है ना, ये सेक्स पिली हैं जो मैंने ये बनाया हूँ, ये देखो पूरे इसमें ऐसे धागे धागे टाइप के निकले हुए। क्लियर हुआ? उसके बाद यहाँ पे बीच बीच में कहीं कहीं क्या है, राइबोसोम भी हैं, बीच बीच में राइबोसोम भी हैं। यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। राइबोसोम भी होते हैं यहाँ पे देखो। फिर उसके बाद साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन भी, सेल वॉल, कैप्सूल क्या काम करता है वो अभी मैं बताऊंगा। देखो न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड यानी कि न्यूक्लियस, ये पूरे को आप एक साथ क्या बोल सकते हो, न्यूक्लियोइड। ये पूरे को आप एक साथ न्यूक्लियोइड बोल सकते हो। साइटोप्लाज्म जो है मटेरियल भरा हुआ है, और फ्लैजिला। हो गया ना, सेम टू सेम सारी चीज़ें। अब यहाँ पे क्या होता है देखो, मान लो कि आप ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया को अब मतलब जैसे मान लो कि ये वाला बैक्टीरिया जो है ना, जब बारिश होती है, बरसात वगैरह में बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। लेकिन कब, जैसे अब इस टाइम पे गर्मी में देखो ज़्यादातर चीज़ें सड़ती नहीं, सूखती हैं, है ना। तो मतलब उनमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन नहीं होता। जब मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा, जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए फेवरेबल नहीं होती है, तो बैक्टीरिया का डेथ ना हो, बैक्टीरिया मरे नहीं, इसीलिए ये अपने बाहर एक एक्स्ट्रा लेयर बना लेता है, अपने बाहर एक एक्स्ट्रा लेयर बना देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल। इधर से दिख नहीं रहा, ठीक है। ये बाहर एक लेयर बना दिया जो कि कैल्शियम डाइपिकोलिनेट की बनी होती है, अभी आगे आएगा तो हम बता देंगे। क्लियर? तो ये वाला ये पार्ट है कैप्सूल, ठीक है। तो कैप्सूल बैक्टीरिया क्यों बनाता है, जिससे वो जिंदा रह सके। कैप्सूल बनाने के बाद कितनी भी गर्मी हो, कुछ भी हो, बैक्टीरिया मरेगा नहीं, क्योंकि कैप्सूल बनने के बाद बैक्टीरिया की पूरी मैकेनिज्म इनएक्टिव हो जाती हैं और वो पड़ा रहता है, जिसको हम बोल देते हैं हाइबरनेशन, सुप्त अवस्था में चला गया। समझ में आया? बैक्टीरिया का डायग्राम समझ में आया? एक इमेजिन करो कि बैक्टीरिया एक ऐसे एक लाइक स्ट्रक्चर होता है, बाहर वाली लेयर को सेल वॉल, अंदर वाली लेयर को सेल मेम्ब्रेन, लेकिन अंदर वाली जो लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन, वो फोल्ड होके एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको हम बोलते हैं मीजोजोम। क्या बोलते हैं? मीजोजोम। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है मीजोजोम। ये काम करता है एनर्जी स्टोर का। किसका? ये काम करता है एनर्जी स्टोर करने का। जैसे कि यूकैरियोटिक सेल में कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। यूकैरियोटिक में कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसे सेम टू सेम प्रोकैरियोट में कौन काम करता है, मीजोजोम, जो कि आपके नेट एग्जाम में पूछा जा चुका है। समझ गए? मतलब और ये बना कैसे है पता है, फोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन के फोल्डिंग से बनता है ये मीजोजोम, जो कि यहाँ पे क्या रहता है, एटीपी वगैरह रहते हैं, और ये क्या काम करता है, बैक्टीरिया को एनर्जी प्रोवाइड करता है उसके मैकेनिज्म मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बैक्टीरिया का क्या बेसिक चीज़ें। अब हम क्या पढ़ेंगे बैक्टीरिया में, सारी चीज़ें अलग अलग पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन, फिर साइटोप्लाज्म, इनके सबके अपन अलग अलग काम पढ़ेंगे। क्लियर? इसके पहले हम थोड़ा सा इसका देखेंगे क्लासिफिकेशन, बैक्टीरिया किस किस टाइप का दिखता है हम वो देखेंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया नॉर्मली 4 प्रकार का होता है। एक गोलाकार होता है जिसको कोकस बोलते हैं। अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो ये हो गया बेटा इसका क्लासिफिकेशन। क्या हो गया इसका क्लासिफिकेशन? तो समझिए, एक होता है कोकाई। क्या होता है? कोकाई। कोकाई मतलब गोलाकार। जो बैक्टीरिया गोल गोल होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं कोकाई। समझना, तो जैसे मान लो है ना, कोकस एक है, डिप्लोकोकस 2, टेट्रा, समझ गया ना, ये सब छोड़ो। इसका एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकाई। क्या एग्जांपल? और बहुत सारे हैं, स्टेफाइलोकोकाई, ये इसके एग्जांपल हैं कोकस के। ठीक है, फिर बैसिलस मतलब रॉड शेप। कैसे? ऐसे जो रॉड शेप होते हैं उसको हम बोलते हैं बैसिलाई, है ना। तो क्या है, एक है बैसिलस जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, डिप्लोबैसिलस 2 जुड़ गए, फिर
कोक्रोबैसिलस, है ना, तो ये पूरे के पूरे होते हैं बैसिलस रॉड शेप, याद रखना। इसका एग्जांपल शायद वो भी है इकोलाई, इसका एग्जांपल इकोलाई भी है, आगे आ जाएगा। इकोलाई एक ऐसा बैक्टीरिया है जो हमारे इंटेस्टाइन में रहता है, फिर भी इससे हमको कोई ना लॉस होता ना बेनिफिट होता है ना, ये हो गया। फिर देखो स्ट्रेप्टोबैसिलाई, ये सारे के सारे जो रॉड शेप हैं ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, बैसिलाई। कुछ अदर हैं जैसे ये तीसरा नंबर ले लो, पहला नंबर ले लो कोकाई, दूसरा ले लो ये, तीसरा ले लो स्पाइरुला, है ना। स्पाइरुला देखो स्पाइरल शेप के रहेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर निकला रहता है। अब फ्लैजिला के अकॉर्डिंग में ये कई प्रकार के होते हैं, मोनोट्राइकस, बाईटाइकस, एम्फीट्राइकस, मतलब पूरी बॉडी में यदि फ्लैजिला निकले रहेंगे तो एम्फीट्राइकस हो जाएगा, जैसे मैंने अभी डायग्राम दिखाया था एम्फीट्राइकस, पूरी बॉडी में ऐसे फ्लैजिला निकले रहेंगे तो एम्फीट्राइकस, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्या हमारा ट्रिपैनोसोमा। फिर अब ये देखो एक और आता है विब्रियो मतलब कॉमा शेप, इसका याद रखना, विब्रियो मतलब कॉमा शेप। कॉमापन कैसे लगाते हैं, ऐसी रहेगा ना, तो ये जो कॉमा शेप होता है वो होता है विब्रियो, ठीक है। ये छोड़ दो, ये नहीं एनसीईआरटी में। 4 चीज़ें याद रखना, क्या, कोकाई, बैसिलस, स्पाइरुला और विब्रियो। कोकाई, बैसिलस, स्पाइरुला और विब्रियो, देखो एनसीईआरटी में दिया, दिखा ना एनसीईआरटी में, ये देखो 4 दिए हुए हैं, ये चारों के अपने को इमेज तक याद रखना है, क्लियर। चलिए अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन के बाद ये जो बैक्टीरिया है ना, ये जो बैक्टीरिया है, इन बैक्टीरिया के सारे की सारी चीज़ें हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो हम पहले देखेंगे क्या, सेल वॉल, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो आ जाइए, तो पहला हमारा क्या है, सेल वॉल, पहला हमारा है सेल वॉल। चलिए बताओ टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, कितने टाइप के थे जल्दी से। कोकाई, बैसिलस या बैसिलाई, बैसिलस भी बोल सकते हो, ठीक है। कोकाई, बैसिलस, स्पाइरुला और विब्रियो, ठीक है, याद रखना। स्टेफाइलोकोकस, फिर इकोलाई, फिर ट्रिपैनोसोमा। अब विब्रियो का है एक और है विब्रियो कॉलेरी, है ना, विब्रियो कॉलेरी, जिससे कॉलरा डिजीज होता है। चलिए अब बैक्टीरिया का डायग्राम याद है, सेल वॉल, अंदर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, मेसोसोम, फ्लैजिला, सेक्स पिली, डीएनए, आरएनए, इतना ही था ना बैक्टीरिया का डायग्राम, ठीक है, अच्छा बनेगा डायग्राम। चलिए अब अपन देखेंगे सेल वॉल, मतलब कि बाहर की कवरिंग। और याद रखना जितना आज हम पढ़ रहे हैं ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड है। बैक्टीरिया याद हुआ, चॉकलेट ऐसी होती दोनों साइड से पैक करके ऐसे निकलती, ऐसी रहती है, पक्का, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसे भरा रहता है, इसके अंदर कुछ पानी पानी रहता है, चॉकलेट रहती है, ठीक है ना। अरे वो सस्ती सस्ती मैं नहीं खाता ना। चलिए अब हम बात करेंगे सेल वॉल, ध्यान से देखना। सेल वॉल मतलब बैक्टीरिया के बाहर की चीज़ें। सेम ऐसे सेल वॉल की हम बात कर सकते हैं अपन लोगों में, नहीं कर सकते, पक्का, पता है ना ये चीज़, ठीक है। आओ तो प्लांट और बैक्टीरिया के सेल वॉल में क्या डिफरेंस है हम वो भी देखेंगे। नहीं मतलब आओ, मतलब इधर पढ़ते हैं, अरे यार वो उठ के इधर आने लगी। आओ सेल वॉल यदि हम बात करें तो देखो बैक्टीरिया की सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है पहले हम देखेंगे, इसका कंपोजिशन क्या क्या होता है। तो बोलिए, म्यूको पॉलीसैकेराइड प्लस म्यूरिन, बातें नहीं ना। जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो बनी होती है म्यूकोपॉलीसैकेराइड और म्यूरिन, क्लियर। इसके बाद
ये तो हो गया बैक्टीरिया का। हम यदि बात करें प्लांट की, थोड़ा सा देख लेते हैं ना। यदि हम बात करें प्लांट की सेल वॉल, तो प्लांट की सेल वॉल किस चीज़ की बनी होगी? सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टीन। किस चीज़ की बनी होगी? सेलुलोज, हेमी सेलुलोज प्लस पैक्टीन, ये बनी होगी किसकी? प्लांट की सेल वॉल। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनकी सेल वॉल इनकी न बन के किसी और की बनी होती है। तो कुछ एक्सेप्शन होते हैं कुछ बैक्टीरिया के जिनकी सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। वो 3 बैक्टीरिया हैं ऐसे, बताइए। एसिटोबैक्टीरिया, ठीक है। ये अब देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे ऐसा है कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है, समझना, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है मतलब जो बाहर वाली कवरिंग है वो बनी होती है पॉलीसेकेराइड और म्यूरिन की। किसकी बनी होती है? पॉलीसेकेराइड और म्यूरिन की। उसके बाद प्लांट की जो होती है सेलुलोज, सेमी सेलुलोज और पैक्टीन की। लेकिन कुछ बैक्टीरिया एक्सेप्शन केस होते हैं, एसिटोबैक्टर, जाइलेनम, एसिटोबैक्टर एसेटाई और जाइमोसार्कियाना। ये 3 जो होते हैं इनकी बनी होती है सेलुलोज की। फटाफट याद करो। अब चलो इसमें एक चीज़ और देखो, जैसे मान लो कि अपना बैक्टीरिया, अब ये जो पॉलीसेकेराइड है ना, म्यूकोपॉलीसेकेराइड, यहाँ पे आपको पॉलीसेकेराइड भी मिल सकता है, अमीनो एसिड्स भी मिल सकता है। आप देख लेना, ये कंफ्यूज करने के लिए आपको कुछ भी दे देगा। जैसे मान लो कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट के पॉलीसेकेराइड वाले पार्ट हैं, कार्बोहाइड्रेट पढ़े हो तो कार्बोहाइड्रेट का जो पॉलीसेकेराइड वाले पार्ट हैं, कार्बोहाइड्रेट के पॉलीसेकेराइड वाले पार्ट में यहाँ पे दे देगा। तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो, ये भी बोल सकता है एक साथ आपको पॉलीसैकेराइड प्लस म्यूरिन, बात एक ही है। मतलब आपको मेनली देखो क्या होता है, जितने भी बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, सारे के सारे बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट के पॉलीसैकेराइड वाला पार्ट। कार्बोहाइड्रेट तो पढ़े होंगे। जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, इसके 4 पार्ट होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड होता है होमो पॉलीसेकेराइड और हेट्रो पॉलीसेकेराइड। तो यहाँ पे जो मतलब पॉलीसेकेराइड वाला पार्ट है, पॉलीसेकेराइड के अंदर आता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड, अमीनो एसिड्स और आपका स्टार्च, सेलुलोज, ये सब इसी के अंदर आता है। स्टार्च, सेलुलोज, हिपेरिन, ये सब इसके अंदर आता है। तो आपका आ जाएगा, ये हम बायोमोलिक्यूल में पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। बोलो तो पढ़ा दे, है ना, थोड़ा थोड़ा तो आता होगा ना। अरे कार्बोहाइड्रेट मतलब सोर्स, ये फूड वगैरह का जो रहते हैं, ये हो गया। चलो ठीक है, तो ये हो गया अपना सेल वॉल। अब सेल वॉल के बाद अपन क्या देखेंगे? सेल मेम्ब्रेन। ये एग्जांपल याद हुए? एसिटोबैक्टर एसिटोजेनम, एसिटोबैक्टर जाइलेनम, जाइमोसार्कियाना। एसिटोबैक्टर, यही एग्जांपल आएगा। एसिटोबैक्टर एसिटोजेनम, एसिटोबैक्टर जाइलेनम, जाइमोसार्कियाना, ये तीनों एग्जाम्पल याद रखना है। देखो क्या होता है, ये सबको याद है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है पॉलीसेकेराइड और म्यूरिन की बनी होती है, सबको याद है। प्लांट की जो सेल वॉल होती है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टीन की बनी होती है, सबको याद है। लेकिन जो आपके एग्ज़ाम में आएगा और जो इम्पोर्टेंट है वो आएगा कि जो बैक्टीरिया की, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। अब वो बैक्टीरिया हो जाएंगे, क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट सेल वॉल के बाद क्या आएगा अपना? सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल हो गया, अब देखेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी होती है? बोलिए बोलिए। सेल मेम्ब्रेन बनी होती है लाइपोप्रोटीन, ठीक है। अब जो लाइपोप्रोटीन होता है तो हम सेल मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग हम इसको अलग अलग फॉर्म में बताएंगे कि कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होता है, कौन सा बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव होता है। क्लियर? तो हम यहाँ पे देखेंगे। अब इसको बहुत अच्छे से अपने को समझना है।
देखो सेल मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग पता चलता है कि हमारा बैक्टीरिया कौन सा ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है। मतलब कि बैक्टीरिया का होता है स्टैनिंग। स्टैनिंग मतलब ये होता है कि हमको पता करना है कि कौन सा बैक्टीरिया से हमको बीमारी होगी, कौन से बैक्टीरिया से हमको बीमारी नहीं होगी, है ना। आइए तो हम यहाँ पे दो स्टैनिंग पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं ग्राम स्टैनिंग, एक पढ़ते हैं जेडन स्टैनिंग, जो कि आपके सिलेबस में सिर्फ ग्राम स्टैनिंग के बारे में पता है, दिया गया है। जेडन स्टैनिंग के बारे में कुछ भी नहीं दिया। तो अपने को पढ़ना है, देखो ग्राम स्टैनिंग। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, अपन कोई एक बैक्टीरिया, मतलब अपन कोई बैक्टीरिया का सोर्स निकालेंगे। क्या देखेंगे, बैक्टीरिया का सोर्स। तो बैक्टीरिया हमको कहाँ कहाँ मिल सकता है, इसका मतलब सोर्स क्या होता है कि हम वो चीज़, ऐसा कौन सी चीज़ उठाएं जहाँ बैक्टीरिया हो। रुका हुआ पानी। और पानी को स्लाइड में कैसे लोगे तुम, सूख जाएगा वो, मतलब थोड़ी देर बाद, मतलब उसमें उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। गंदा पानी बोलो तो मिल सकता है। आप मान लो कॉलेज में हो, प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो कीचड़ कहाँ ढूंढने जाओगे, कॉलेज में तो साफ रहता है, बिल्डिंग विल्डिंग कहाँ ढूंढने जाओगे तुम। मिट्टी में पानी डाल के तो उतने टाइम डालोगे तो बैक्टीरिया तो कैप्सूल बना के रुका होगा ना सूखी मिट्टी में। सूखी मिट्टी में तो बैक्टीरिया कैप्सूल फॉर्म में होगा। तुम कब तक वेट करोगे कोई जर्मिनेट हो फिर वो फॉर्म में आए। हम देखेंगे ग्राम स्टैनिंग। ग्राम स्टैनिंग देखने के पहले अपन क्या करेंगे, इसका निकालेंगे सोर्स। क्या निकालेंगे, सोर्स। तो इसका सबसे बढ़िया सोर्स ये होता है कि जब हम लोग सुबह सुबह उठते हैं तो हमारे दांतों के बीच में जो अपन ब्रश करके जो बाहर निकालते हैं ना निकालें, वो सबसे ज़्यादा सोर्स होता है बैक्टीरिया का, याद रखना। छी मतलब क्या होता है, अपना है समझ गए। तो सबसे ज़्यादा सोर्स ये हो गया। यदि आप मान लो अब आप कॉलेज जाओगे तो अब तो ब्रश करके जाओगे, जाहिर सी बात है। तो फिर कॉलेज में क्या होगा, तो कॉलेज में जहाँ पे गार्डन होता है वहाँ की मिट्टी को हम निकालेंगे। कोई जा तो वो निकाल सकता है, लेकिन वो कॉलेज में दिक्कत रहता है ना। जैसे मान लो बात नहीं, कॉलेज में मतलब ये रहता है कि जहाँ गार्डन वार्डन रहते हैं ना, वहाँ पे देखना ज़्यादातर वो मिट्टी जो सड़ी हुई मिट्टी हो, मतलब जो नहीं कुछ मिट्टी से बदबू आने लगती है। कुछ में देखो, कुछ सूखी मिट्टी होती है, आप उसको गीला कर दो वो अच्छी लगती है। लेकिन कुछ मिट्टी ऐसी होती है जो कि सड़ जाती है, बदबू टाइप की आने लगती है। जैसे क्या बोल सकते हैं उसको, नाले ओले की जो मिट्टी रहती है ना। तो वो मिट्टी मिलेगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राम स्टैनिंग को समझो। ग्राम स्टैनिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, एक लेंगे स्लाइड, और स्लाइड में अपन क्या लेंगे, सॉइल का कुछ पार्ट ले लिए। यहाँ पे हमने सॉइल का कुछ पार्ट ले लिया स्लाइड में, क्लियर। फिर इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सॉइल को यहाँ पे डिजिटल वाटर डाल के इस सॉइल को वहाँ पे हम घोल देंगे स्लाइड में, समझना। देखो ये स्लाइड है, स्लाइड में हमने क्या लिया, मिट्टी का छोटा सा टुकड़ा ले लिया और मिट्टी को यहाँ पे पानी डाल के घोल दिए। अब हाथ टच नहीं करना है आपको, पानी डाल के घोल दो। घोलने के बाद आप एक काम करो, इसको मतलब घोलने के बाद इसको आप बर्नर में थोड़ा सा सुखा दो। स्प्लिट बर्नर होते हैं जो, मतलब कि कैरोसिन वाले नहीं, क्योंकि कैरोसिन से धुआं निकलेगा, स्लाइड काली हो जाएगी तो रिजल्ट पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे जो बर्नर होते हैं ना, जिसको हम स्प्लिट लैम्प बोलते हैं, स्प्लिट लैम्प से आप इसको सुखा दो। सुखाने के बाद देखो स्लाइड जो है ना सूख जाएगी। जब स्लाइड की मिट्टी सूख जाए ना, तो फिर आप इसमें क्या करोगे, मिट्टी सूखने के बाद आप इसमें डिजिटल वाटर डालो और स्लाइड को टेढ़ा कर दो। मतलब जैसे देखो, मान लो मिट्टी यहाँ पे है तो पानी आप यहाँ डालो, ऐसे करके पानी डालो। तो पानी के साथ जो मिट्टी के बड़े बड़े पार्टिकल है ना, वो धुल के बाहर चले जाएंगे। स्लाइड में सिर्फ मिट्टी का छोटा सा पार्ट बचेगा। ठीक है, तो इस सॉइल में मिट्टी का छोटा सा पार्ट बचेगा। अब अपन क्या करते हैं यहाँ पे, अब इसको हम ये हमारी जो स्लाइड थी, अब इस स्लाइड में पता है क्या बचा है,
अब यहाँ पे सिर्फ ये सॉइल के जो बड़े बड़े पार्टिकल वो नहीं बचे, अब सिर्फ क्या बचे, मतलब इमेजिन करो कि जैसे कहीं पे मिट्टी लगी है, आप उसको झाड़ दो तो कैसे रहता है, स्पॉट बचता है। क्या बचता है, मिट्टी का स्पॉट बचता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब आप इसमें क्या डालोगे, पोटेशियम आयोडीन सॉल्यूशन। क्या डालोगे, पोटेशियम आयोडीन सॉल्यूशन। पोटेशियम आयोडीन सॉल्यूशन यहाँ पे डालोगे, ये मिट्टी में, ये आपने पोटेशियम आयोडीन सॉल्यूशन डाला, पोटेशियम आयोडीन सॉल्यूशन। अब उसी में जहाँ पे मिट्टी थी ना, सूख गई थी, वहाँ पे आपने पोटेशियम आयोडीन का सॉल्यूशन डाल दिया। पोटेशियम आयोडीन का सॉल्यूशन डालने के बाद आप इसमें डालोगे अल्कोहल। क्या डालोगे, एथाइल अल्कोहल। ठीक है, पोटेशियम आयोडीन का सॉल्यूशन डाल दिए। सॉल्यूशन डालने के बाद फिर से इसको सुखाओगे, सुखाने के बाद आप क्या करोगे, एथाइल अल्कोहल डाल दोगे। एथाइल अल्कोहल डालने के बाद ये जो आपके स्लाइड में ये बचा हुआ था ना, जो मिट्टी यहाँ पे लगी हुई थी, इसमें दो चीज़ें हो सकता है। पहली बात, ये मिट्टी जो यहाँ पे है तो आपको कुछ कलर दे सकता है। यदि मान लो पर्पल कलर, आप सीधे कलर बोल दो, ये आपको कलर दिख सकता है या कलरलेस दिख सकता है, या कलरलेस दिख सकता है। यदि आपको मिट्टी कलर दिख गई, मिट्टी में यदि कोई कलर है, मतलब आप इसको नॉर्मली, ये पर्पल कलर होता है, यदि आपको ये मिट्टी कलरफुल दिख गई, इसका मतलब यहाँ पे ये क्या है, बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव। लेकिन यदि कलरलेस है तो बैक्टीरिया क्या है, ग्राम नेगेटिव। ठीक है, तो देखो बहुत इजी है। अपन ने क्या किया, एक स्लाइड लिया कांच की, उस स्लाइड में मैंने मिट्टी डाला, फिर मिट्टी डालने के बाद इस मिट्टी को हमने इस स्लाइड में फैला दिया। ठीक है, और इसमें डिजिटल वाटर डाल के इसको घोल दिया। घोलने के बाद इसको हमने क्या किया, यहाँ से साइड से पानी डाल के, मतलब डिजिटल वाटर डाल के इसको घोल दिया। घोलने के बाद देखो मिट्टी के कुछ स्पॉट स्लाइड में चिपक गए होंगे। फिर अपन ने क्या किया, इसको थोड़ा सा स्पिट लैम्प में सुखा लिया। जब मिट्टी सूख गई तो हम बाहर से पानी डालें, यहाँ से पानी डालेंगे, जिससे पानी इधर पे जाते हुए मिट्टी के बड़े बड़े पार्टिकल को बाहर लेके निकल जाए, सिर्फ वहाँ पे क्या बचे, स्पॉट बचे। क्लियर। अब ये स्पॉट बचेगा। अब ये देखो सिर्फ मिट्टी का स्पॉट बचा। इस स्पॉट में हमने क्या डाला, पोटेशियम आयोडीन सॉल्यूशन। क्या डाला, पोटेशियम आयोडीन सॉल्यूशन। और ये पोटेशियम आयोडीन सॉल्यूशन के वजह से हमारा ये मिट्टी इस तरह में थोड़ा कन्वर्ट हो गई, क्योंकि जब पोटेशियम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे कुछ तो रिएक्शन होगा, मतलब इसमें कोई ना कोई चेंजिंग आया। और फिर पोटेशियम आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद हमने उसमें डाला एथाइल अल्कोहल। क्या डाला, एथाइल अल्कोहल। एथाइल अल्कोहल डालने के बाद जो हमने मिट्टी का टुकड़ा लिया था, यदि वो मिट्टी का टुकड़ा जैसा पहले था वैसा ही है, मतलब कि कोई कलर नहीं आया, कलरलेस है, तो वो बैक्टीरिया हो जाएगा ग्राम नेगेटिव। लेकिन यदि इसमें कोई ना कोई कलर आ गया तो कैसा हो जाएगा, वो ग्राम पॉजिटिव। अब सुनो, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। यदि बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है, मतलब उससे कोई भी डिसीज नहीं होती। ग्राम नेगेटिव वाला बैक्टीरिया क्या करता है, डिसीज़ करता है। तो आप यहाँ से ये पता कर सकते हो कि आपको किस बैक्टीरिया से डिसीज़ होती है, किस बैक्टीरिया से डिसीज़ नहीं होती। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया था अभी, ई कोलाई हमारे इंटेस्टाइन में है, लेकिन इससे कोई भी डिसीज़ नहीं होती, मतलब ये वाला बैक्टीरिया कैसा है, ग्राम पॉजिटिव। जैसे मैंने ले लिया माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, मैंने ले लिया माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, मतलब इससे हमको टीबी रोग होती है, मतलब कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्राम नेगेटिव। क्लियर हुआ। ठीक है, कौन सा ग्राम पॉजिटिव होगा, कौन सा ग्राम नेगेटिव होगा, इसको हम कैसे पता करेंगे। हालांकि ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है, सिर्फ तुम्हारे पास ये है कि कौन सा ग्राम नेगेटिव है, ग्राम पॉजिटिव है, बस इतना एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन मैंने फिर भी इसको बता दिया कैसे अपने को पता करना है। ठीक, अब हम देखेंगे साइटोप्लाज्म। क्या देखेंगे, सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, सेल वॉल किसका बना होता है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड और म्यूरिन, और मतलब वो सेल मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीन। अब बात करेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में देखो मेनली क्या रहता है, बैक्टीरिया है ही कितना बड़ा, तो साइटोप्लाज्म में मेनली जो न्यूक्लियस रहता है वो रहता है, ऐसे लिख सकते हो,
न्यूक्लियस, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नैक डीएनए प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन, और क्या रहता है, राइबोसोम। क्या रहता है, राइबोसोम। और क्या रहता है, मेसोसोम। ये सारी की सारी जो चीज़ें रहती हैं कहाँ रहती है, साइटोप्लाज्म के अंदर। क्लियर हुआ। तो जब भी आपको पूछा जाए ना कि साइटोप्लाज्म में क्या क्या रहना है, तो आपको ये दो ऑप्शन मिलेंगे। याद रखना, डीएनए के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि डीएनए डबल हेलिक्स होता है। कैसा होता है, डबल हेलिक्स। यहाँ के लिखा है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नैक डीएनए, ठीक है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन, वैसे तो नॉर्मली हिस्टोन प्रोटीन होती है, अभी ये ज़्यादा डेवलप नहीं है, इसलिए इस तरह से है, ठीक है। एक बार जो स्टार्टिंग से पता है, अभी जल्दी जल्दी रिकॉल करो क्या क्या पढ़ा है शुरू से। अब हो गए इतनी सारी चीज़ें जो तुमने अभी तक पढ़ा, ये हो गया बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर। अभी एनसीईआरटी स्टार्ट नहीं हुआ है, एनसीईआरटी तो मैं ख़त्म भी कर दूंगा। मोनेला 2 क्लास, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में मेथेनोजन जो हॉट टेम्परेचर में सर्वाइव करता है, रूमिनेंट स्टमक में पाया जाता है। और आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया है ना। यू बैक्टीरिया में अब आपका आएगा ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनो बैक्टीरिया, फर्स्ट टाइम क्लोरोफिल जनरेट होता है, खत्म। एनसीईआरटी में इतना ही दिया हुआ है, बस जितना भी बोल दिया, ठीक है। लेकिन अपने को पूरा देखना है। तो अभी तक जो मैंने पढ़ा दिया वो क्या था, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के अंदर की मैकेनिज्म, कि बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, उसकी अंदर की मैकेनिज्म क्या क्या है। इसके पहले मैकेनिज्म के लिए जानने के लिए बैक्टीरिया में मैकेनिज्म की, तो बैक्टीरिया के मैकेनिज्म में हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे मेनली। जैसे 3 चीज़ें हो जाएंगी चैप्टर ख़त्म। क्या क्या, पहला हम पढ़ेंगे यहाँ पे बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन, दूसरा पढ़ेंगे बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन, और तीसरा हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन। खाना क्या खाएगा, कैसे खाएगा, सांस कैसे लेगा, और नया बैक्टीरिया कैसे प्रोड्यूस करेगा। तो अब देखो, मैंने बोला था पहले जब तुम लोगों को वहाँ पे 11th वाले में स्पीसीज, जीनस, क्लास, फैमिली, ऑर्डर, किंगडम, ठीक है, वो मैं बोला था। तो वहाँ पे मैंने बोला था कि जो ऊपर वाला है, छोटा वाला जो ऑर्गेनिज्म होता है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। देखिए एक ही बैक्टीरिया है ये, एक ही बैक्टीरिया के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें होंगी, हर बैक्टीरियम होगा, खाना भी खाएगा, सांस भी लेगा और रिप्रोडक्शन भी करेगा। तो अब इनको हम सबको अलग अलग देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, तो सबसे पहले बात करेंगे अपन न्यूट्रिशन की। बैक्टीरिया में जो न्यूट्रिशन होता है वो 3 टाइप्स का होता है। ऑटोट्रॉफिक, बातें नहीं, हेट्रोट्रॉफिक, सिम्बायोटिक। अनुशासन बनाए रखोगे तो मज़ा आएगा। चलिए अपन यदि हम बात करें, सबसे पहले जो बैक्टीरिया होता है, पहला तो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, मतलब जो अपना खाना खुद बनाएंगे। हेट्रोट्रॉफिक जो दूसरों पे डिपेंड रहेंगे। सिम्बायोटिक मतलब कि कोऑपरेट करेंगे, कुछ इनका कुछ दूसरों का। जैसे यहाँ पे आएगा नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म वाला है ना, नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन। सिम्बायोटिक जो बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम है ना, यहाँ पे आएगा। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, तो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया आपको 2 टाइप्स के मिलेंगे। एक मिलेगा फोटोसिंथेटिक, एक मिलेगा फोटोसिंथेटिक, एक मिलेगा कीमोसिंथेटिक। क्लियर। जो फोटोसिंथेटिक होता है ये अपनी एनर्जी जो है फोटोन से लेता है, लाइट से, बट इसमें क्लोरोफिल यानी फोटो सिस्टम सेकेंड एब्सेंट होता है। यहाँ फोटो सिस्टम सेकेंड एब्सेंट होता है।
यदि फोटो सिस्टम सेकेंड अब्सेंट है मतलब कि इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। बात ध्यान से सुनना, नाम है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटो सिस्टम सेकेंड अब्सेंट है तो फिर खाना कैसे बनाएगा? तो खाना ये डायरेक्ट फोटोन से लेता है। किससे लेता है? डायरेक्ट फोटोन से। सेकेंड है कीमोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक मतलब कि इसमें क्या होता है, एनर्जी किससे लेता है, मतलब इसमें पिगमेंट अब्सेंट होते हैं, सीधी सी बात, पिगमेंट अब्सेंट होते हैं, मतलब क्लोरोफिल ए बी ये सब अब्सेंट होते हैं। यदि पिगमेंट अब्सेंट होंगे तो ये खाना किससे लेगा, तो ये खाना यूज करता है केमिकल एनर्जी। ये एनर्जी यूज करता है फोटोन, ये एनर्जी यूज करता है केमिकल एनर्जी। अब इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? इसके एग्जाम्पल होता है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। तीनों एग्जाम्पल याद रखिएगा, याद करो। सेकेंड आ जाइए, अपन बात करें, बातें नहीं ना बेटा। ऑटोट्रोप, फोटोसिंथेटिक, फोटोसिस्टम सेकेंड अब्सेंट, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। क्लियर? उसके बाद यदि हम बात करें कीमोसिंथेटिक मतलब पिगमेंट अब्सेंट, कीमोसिंथेटिक पिगमेंट अब्सेंट, जब तुम लोग बहुत मेहनत करोगे ना तब इस तरह की चीज़ें मिलेंगी, याद रखना। जितना मैं सिस्टमेटिक दे रहा हूँ ना, इनको मजाक मत लो एक भी, थोड़ा क्लास में अनुशासन बनाओ, नहीं तो अब मैं डांटने वाला हूँ। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पिगमेंट अब्सेंट होता है और जो एनर्जी यूज करते हैं केमिकल के थ्रू होता है। इसका एग्जाम्पल होता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, मतलब वो वाले बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन सिंथेसिस में काम आते हैं। वो दो बैक्टीरिया हैं जो बहुत काम आएंगे, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोसोमोनाज और नाइट्रोबैक्टर ये दो बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे क्या करते हैं, कीमोसिंथेटिक होते हैं। इनको हम आप ऐसा भी बोल सकते हो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। क्लियर? तो ये हो गए हमारे कौन से, ऑटोट्रोफ, मतलब जो इतने बैक्टीरिया हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे हेट्रोट्रोफ। नीचे ले ले थोड़ा सा, उधर आएगा। बोलो। अब बात करें हेट्रोट्रोफ। देखो हेट्रोट्रोफ मतलब क्या, जो अपना खाना किसी दूसरे से लेता है। थोड़ा इसका छोटा छोटा लिख लें तो उधर पे आगे चले जाएंगे। ऑटो हेट्रोट्रोफ। जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है ना, उसमें फोटोसिस्टम जो है क्लोरोफिल ए डेवलप हो जाता है, तो वो फोटोसिंथेटिक होता है, उसमें फोटोसिस्टम प्रेजेंट होता है। वो फोटोसिंथेसिस अपनी एनर्जी स्टोर करता है, वो यू बैक्टीरिया में आता है। आइए ये वाला दिक्कत कहीं याद हो गया ना। अब यदि हम बात करें हेट्रोट्रोफ में, तो आपको पता है हेट्रोट्रोफ दो टाइप का होता है। एक होता है सैप्रोफाइटिक, एक होता है पैरासाइटिक। क्या होता है? एक होता है सैप्रोफाइटिक, एक होता है पैरासाइटिक। ठीक है। अब जो सैप्रोफाइटिक होता है, पता है, ये अपना खाना डेड ऑर्गेनिज्म से लेता है, मतलब मरी हुई चीज़ों से अपना खाना लेता है। पैरासाइटिक जो होता है ये लिविंग चीज़ों से अपना खाना लेता है, याद रखिएगा। अब उसके बाद भी जो अपना सैप्रोफाइटिक होता है ये फिर से दो टाइप का होता है। एक होता है कौन सा, ऑब्लिगेट, और एक होता है फैकल्टेटिव।
सेम ये भी पैरासाइटिक भी दो टाइप का होता है, पैरासाइटिक भी सेम दो टाइप का होता है, एक होता है ऑब्लिगेट, एक होता है अब सुनिए, जो अपना ऑब्लिगेट है, ऑब्लिगेट मतलब नो ऑप्शन, इसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसके पास ऑप्शन होते हैं। मतलब क्या कि जैसे मान लो कि जो हमारा सैप्रोफाइटिक है, जो सैप्रोफाइटिक ऑब्लिगेट है, मतलब कि यदि इस वाले बैक्टीरिया के पास, सैप्रोफाइटिक ऑब्लिगेट वाले बैक्टीरिया के पास डेड ऑर्गेनिज्म नहीं है खाने के लिए, तो ये मर जाएगा। समझ गए? यदि सैप्रोफाइटिक ऑब्लिगेट के पास डेड ऑर्गेनिज्म नहीं है खाने के लिए, तो ये मर जाएगा, क्योंकि इसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। समझ में आया? पक्का? क्या क्या समझ में आया? जो सैप्रोफाइटिक ऑब्लिगेट है, ये देखो, सैप्रोफाइटिक मतलब डेड ऑर्गेनिज्म, लेकिन सैप्रोफाइटिक ऑब्लिगेट मतलब यदि इसके पास डेड ऑर्गेनिज्म नहीं है तो ये मर जाएगा। सैप्रोफाइटिक फैकल्टेटिव, मान लो सैप्रोफाइटिक फैकल्टेटिव के पास यदि डेड ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो इसके पास ऑप्शन है, ये जिंदा चीज भी खा के जिंदा रह सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए, यदि क्लियर हुआ तो ठीक है। अब इसको अपन देखेंगे एग्जाम्पल, जगह कम पड़ जाएगी तो इसका नो ऑप्शन बैसिलस अल्गेरिस। देखिए, अब एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। जैसे इसका एग्जाम्पल है बैसिलस अल्गेरिस क्लोस्ट्रीडियम बोचुलिज्म। ये दोनों इसी के एग्जाम्पल है ना, इसी के दोनों एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे यदि अपन बात कर रहे हैं कि ऑब्लिगेट का है, ऑप्शन नहीं है, मतलब बैसिलस अल्गेरिस और क्लोस्ट्रीडियम बोचुलिज्म, ये बहुत बार एग्जाम में आता है। क्लोस्ट्रीडियम बोचुलिज्म क्या होता है? जैसे मान लो कि अपन टिपिन, इससे पता है, इससे पैरालाइसिस भी हो जाता है। यदि ये बैक्टीरिया अपन लोग खा लिए ना, तो ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है, अपन लोगों को क्या हो जाता है? पैरालाइसिस हो जाता है। कैसे क्या होता है? जैसे अपन मान लो, और ये पता है एक चीज़ और, ये एनारोबिक होता है। अल्गेरिस, हाँ हाँ, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए इसके बारे में, क्लोस्ट्रीडियम बोचुलिज्म के बारे में सुनो क्या होता है। जैसे मान लो कि अपन ने टिफिन पैक खाना खाए, टिफिन में मतलब मैंने जैसे सुबह सुबह पराठे और रोटी सब्जी कुछ भी पैक कर लिया, उसके अंदर जो ऑक्सीजन थी तो सारी की सारी ऑक्सीजन वेपर में कन्वर्ट हो गई। अब उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, यदि ऑक्सीजन नहीं है तो इस तरह के रेस्पिरेशन को हम बोलेंगे एनारोबिक। क्या बोलेंगे? एनारोबिक। अब उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, मतलब और रोटी डेड मटेरियल है। अब रोटी को वहाँ पे डेवलप हो जाता है कौन सा? क्लोस्ट्रीडियम बोचुलिज्म बैक्टीरिया, एनारोबिक और ऑब्लिगेट। अब यदि हम उस पराठे को खाते हैं और ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है, तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है, अपने को पैरालाइसिस हो जाता है। याद रखना, यदि बच्चे, जैसे मान लो कोई बच्चा सुबह 7 बजे स्कूल गया, 7 बजे उसको अपन ने टिफिन में खाना पैक कर दिया, प्लास्टिक की टिफिन जिसमें कि एयर्स नहीं है जाने के लिए। अब वो बच्चा गया और वो लंच में खाना ना खा के छुट्टी के बाद घर में आके भी खाना खाता है, वही वाला खाना जस्ट खोल के खा लेता है, उसको टाइम नहीं देता है, एकदम खोल के खा लेता है। या तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बस में आते आते, घर आते आते खाना खाते हैं, तो इसको खाना खाने से आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है और पैरालाइसिस होने के चांस होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब जगह नहीं बची। फैकल्टेटिव का एग्जाम्पल क्या जाएगा? स्यूडोमोनास स्टेफाइलोकोकस, इसका एग्जाम्पल जाएगा स्यूडोमोनास स्टेफाइलोकोकस।
स्टेफाइलोकोकस, स्यूडोमोनाज स्टेफाइलोकोकस। ये सारे एग्जाम्पल फटाफट याद करो, फिर अगले पेज में अपन ये पढ़ेंगे पैरासाइटिक वाले। इसके सीट में लिखा है वुल्गेरिस, लेकिन ये अल्गेरिस भी सही है ना, ये अल्गेरिस भी सही है। सेप्रोफाइटिक के बाद क्या था? पैरासाइटिक कितने थे? 2, बोलो बोलो। पैरासाइटिक ऑब्लिगेट मतलब कोई ऑप्शन नहीं है, फैकल्टेटिव मतलब ऑप्शन है। यदि ऑप्शन नहीं है मतलब कि इसका आंसर वो मतलब नो ऑप्शन है ना, नो ऑप्शन मतलब एग्जांपल जाएगा माइको बैक्टीरियम लैप्री। क्या एग्जांपल जाएगा? माइक्रोबैक्टीरियम लैप्री। अब फैकल्टेटिव में क्या है? ऑप्शन है, ऑप्शन है मतलब इसका एग्जांपल क्या जाएगा? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। समझ गए? मतलब कि क्या? पैरासाइटिक मतलब लिविंग, पैरासाइटिक मतलब लिविंग। यदि माइक्रोबैक्टीरियम लैप्री को कोई लिविंग ना मिला तो ये मर जाएगा, क्योंकि इसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। लेकिन यदि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को कोई ऑप्शन ना मिला तो भी ये जिंदा रह सकता है, क्योंकि इसके पास ऑप्शंस हैं। क्लियर हुआ? तो ये हो गया हमारे क्या? न्यूट्रिशन का ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप। अब हम देखेंगे सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक की हम बात करें तो क्या आएगा? सिम्बायोटिक मतलब कि जो नाइट्रोजन सिंथेसिस में हेल्प करता है। क्या? नाइट्रोजन सिंथेसिस में हेल्प करता है। बोलो एग्जांपल, बहुत सारे हैं। एनाबिना, नॉस्टोक, थैंकिया, ठीक है। चलो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल हमारे सिम्बायोटिक में हो जाएंगे, लेकिन मेनली आपको क्या याद रखना है? ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप। समझ गए? इसमें देखो ऑटोट्रॉप में फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक, फोटो सिस्टम सेकेंड ऑप्शन में रहेगा और पिगमेंट एब्सेंट रहेंगे, एनर्जी केमिकल के थ्रू लेगा। और सेप्रोफाइटिक मतलब डेड वाले से, पैरासाइटिक मतलब लिविंग वाले से, डेड वाले से ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, ऑप्शन रहेगा। एग्जाम्पल ये हो गए, इसके एग्जाम्पल हो गया स्यूडोमोनाज स्टेफाइलोकोकस। ऑब्लिगेट का एग्जाम्पल इसके माइक्रोबैक्टीरियम लैप्री, इसका एग्जाम्पल माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्लियर हुआ? तो ये हो गया अपना क्या? इसका न्यूट्रिशन। उसके बाद आ जाओ, इसका वो भी एग्जाम्पल लिख दो ना, राइजोबियम। नहीं आएगा? राइजोबियम भी लिख दो। और साथ में पता है क्या करता है? नाइट्रोजन को NO3 में, NO2 में, NH3 में कन्वर्ट करता है। जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे ना इस चैप्टर के बाद, तो हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन आती है, अमोनिया में कन्वर्ट होती है, नाइट्रोसोमोनाज इसमें करता है, नाइट्रोबैक्टर इसमें करता है, तो आगे बहुत काम आएगा। नाइट्रोसोमोनाज और नाइट्रोबैक्टर किसका एग्जाम्पल है? आ जाइए, ये हो गया अपना क्या? जल्दी से एक बार रिकॉल करो, फटाफट जल्दी रिकॉल करो। चलिए ये हो गया अपना जेनेटिक। देखो अपना हो गया न्यूट्रिशन, फटाफट देखो न्यूट्रिशन अपना क्या था? 3 टाइप के न्यूट्रिशन थे, ऑटोट्रॉप, हेटेरोट्रॉप, सिम्बायोटिक। ऑटोट्रॉप में क्या था? फोटो और कीमो। हेटेरो में क्या था? पैरासाइटिक और सेप्रोफाइटिक। पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक 2 था। ऑब्लिगेट, फैकल्टेटिव, ऑब्लिगेट, फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट का एग्जाम्पल क्या था? बैसिलस, अल्गेरिस, क्लोस्ट्रीडियम, बोचुलिज्म। फिर इस वाले का स्यूडोमोनास, है ना। और फिर इस स्यूडोमोनास, ठीक है, स्यूडोमोनास स्टेफाइलोकोकस।
फिर इसके बाद नीचे वाले का बात करें तो नीचे वाले माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसका राइजोबियम और ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, अब आ जाओ अपन बात कर रहे हैं क्या, अब देखिए वहाँ पे हुआ न्यूट्रिशन। अब जो न्यूट्रिशन खाया रेस्पिरेशन के थ्रू उसको ब्रेक करेगा और क्या रिलीज करेगा, एनर्जी। समझिए, सबसे पहले यदि हम बात करें तो ये होता है एरोबिक और एक होता है एनारोबिक। एरोबिक मतलब क्या, एरोबिक मतलब क्या, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ ऑक्सीजन चाहिए, यहाँ ऑक्सीजन नहीं चाहिए, जहाँ ऑक्सीजन चाहिए वहाँ एनर्जी ज़्यादा निकलेगी, समझना। और सबसे ज़्यादा एग्जाम में यही वाले आएंगे। अब समझिए ना, एरोबिक ऑब्लिगेट, समझना, एरोबिक ऑब्लिगेट मतलब क्या, एरोबिक ऑब्लिगेट मतलब कि इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एजोटोबैक्टर एक ऐसा इंसान है, यदि इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ये मर जाएगा, क्योंकि इसी के पास नो ऑप्शन, याद रखिएगा। ऑब्लिगेट फैकल्टेटिव मतलब एरोबिक फैकल्टेटिव मतलब एसिटोबैक्टर थोड़ा चालाक है, यदि इसको खाना नहीं मतलब यदि इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो बिना ऑक्सीजन में भी जिंदा रह सकता है, तो इसको पास ऑप्शन है। सेमा से आ जाइए एनारोबिक, मतलब एनारोबिक में हम सबसे पहले बात करें ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट में क्लोस्ट्रीडियम बोचुलिज्म, सुनो अभी ये एग्जांपल जस्ट आया था, याद करो कहाँ पे आया था, ऑब्लिगेट सैप्रोफाइटिक, ऑब्लिगेट सैप्रोफाइटिक में आया था। यदि क्लोस्ट्रीडियम बोचुलिज्म को आप ऑक्सीजन दे देंगे तो मर जाएगा, क्योंकि ये बिना ऑक्सीजन जिंदा रहता है, यदि आप ऑक्सीजन दे दोगे तो मर जाएगा। मतलब कि ये होता है ऑब्लिगेट, मतलब किसके पास नो ऑप्शन, यदि आपने इसको ऑक्सीजन दिया मतलब ये निपट जाएगा। फिर हम बात करें फैकल्टेटिव, एसिटोबैक्टर एसिटाई, मतलब कि यदि इसको आपने ऑक्सीजन दिया तो भी ये जिंदा रहेगा, क्योंकि इसके पास क्या है, ऑप्शन। तो ये हो गया हमारा क्या, रेस्पिरेशन। अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन का इनिशियल स्टेट है, रिप्रोडक्शन का ये इनिशियल स्टेट है, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्शन नहीं होता। जैसे मैंने कल पढ़ा था ना, ये डायरेक्ट डिवीजन होकर दो बैक्टीरिया बना देता है। मतलब कि यदि हम बात करें तो यहाँ पे नॉर्मली एमाइटोसिस होता है। क्या होता है, एमाइटोसिस, एक सेल होती है डायरेक्ट डिवाइड होकर दो सेल बना देती है। ये हो गया इसमें रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में वो रिप्रोडक्शन बहुत कॉमन होता है, नॉर्मली एक सिंगल सेल होती है जो डिवाइड होकर दो सेल बना देती है। क्लियर। सबसे पहले बात करिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। याद रखना, ये सारे टॉपिक को हम रिलेट करके जाएंगे एंजियोस्पर्म तक। आज जो स्टार्ट किया हूँ ना, ये पूरा तुम्हारा कम से कम 1 महीने चलेगा। तो तुम लोग सोचो कि इनको भूल जाओ तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि देखो अभी बैक्टीरियम पढ़ रहे हो, सारे क्लास में पढ़ोगे यहीं से, फिर सेकंड चैप्टर में भी पढ़ोगे यहीं से, फिर थर्ड चैप्टर में जो डिजीज़ वाला वो फिर से यहीं से पढ़ोगे। मतलब कल ये चीज़ तुम लोगों के पास एक फ्लो चार्ट में होनी चाहिए किसी भी हालत में। और नाम भी इतने सारे, कन्फ्यूजन बहुत होता है, याद रखिएगा। क्लियर, एक एक बच्चे को याद होना चाहिए। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएगा पहले बाइनरी फ्यूजन, कल मैं 11-12 वाली क्लास में पढ़ा दिया हूँ, पढ़ा था नहीं, अमीबा का डायरेक्ट वो हुआ था, तो हो जाएगा बाई एमाइटोसिस। एमाइटोसिस क्या होता है, डायरेक्ट डिवीजन। सेकेंड होता है बाई एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये बैक्टीरिया है, क्या है, ये बैक्टीरिया है, लेकिन अब कोई अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, गर्मी आ गई बहुत तेज, एकदम लू वाली। अब बैक्टीरिया को सही से खाना वगैरह नहीं मिल रहा तो कैसे जिंदा रहेगा ये, तो अपने ऊपर क्या बना लेगा ये कैप्सूल। क्या बना लेगा बाहर अपने, कैप्सूल। और ये कैप्सूल इसको क्या करेगा, बचा के रखेगा। ये बना लेगा कैप्सूल। इसका कैप्सूल किसका बना होता है पता है, कैल्शियम डाइपिकोलिनेट। कैल्शियम डाइपिकोलिनेट का ये हार्ड लेयर होती है, सबसे ज़्यादा मजबूत होती है, कितना भी कुछ भी रहेगा ये जो कैप्सूल है इसको बचाएगा। तो ये होता है हमारा एंडोस्पोर। वैसे नॉर्मली हमारे एंडोस्पोर से दिमाग में ख्याल आता है कि कुछ स्पोर टाइप का, कुछ स्पर्म टाइप का, लेकिन ऐसा नहीं है। एंडोस्पोर क्या होता है, बैक्टीरिया के ऊपर एक लेयर बन जाती है, एक्स्ट्रा लेयर बन जाती है, जो बहुत हार्ड और मजबूत होती है, जो बैक्टीरिया को अनफेवरेबल कंडीशन से प्रोटेक्ट करती है। क्लियर हुआ।
ठीक है। उसके बाद आ जाइए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है? जीन ट्रांसफ़र होता है। एक बार फिर रिकॉल मारो पूरा जल्दी से। रेस्पिरेशन और ये रेस्पिरेशन कितने टाइप का था, क्या था, जल्दी करो। नहीं, उसमें बनते हैं एक्चुअल में जो जीन ट्रांसफ़र होते हैं ना, उसमें बनते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं कुछ ऐसी। है ना? पता है अब नई वाली सीटों में ना बहुत सारी चीज़ें हटा दिया है। पहले वाली जो सीटें थी ना एकदम बहुत डीप हम लोगों को पढ़ाया गया, अब तो बहुत हटा दिया है। अब सिर्फ ये तो मैं जितना पढ़ा रहा हूँ ना तुम लोगों को, ये बहुत ज़्यादा लेवल है। यदि तुम लोग इसका 30% भी याद रखोगे ना, काम चल जाएगा, समझ गए। लेकिन अपने को पूरा याद रखना। फिर भी आ जाइए जल्दी से एक बार और देखते हैं, फिर अपन छुट्टी करते हैं। न्यूट्रिशन तो हो गया ना, कितनी बार पढ़ोगे न्यूट्रिशन? सिम्बैटिक। हाँ, अपन बात करेंगे रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, एरोबिक, एनारोबिक, ऑब्लिगेट, फैकल्टेटिव, एजेटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, और एनारोबिक में ऑब्लिगेट, क्लोस्ट्रीडियम बोचुलिज्म, और फैकल्टेटिव में ये इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये इससे क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है और हो जाता है पैरालाइसिस, जिसको हम बोलते हैं लकवा मार दिया। रोटी में ऑक्सीजन नहीं होती है? किस पे? रोटी में ऑक्सीजन नहीं होती है? डिपेंड करता है कि यदि गरम गरम रोटी रखी हो तो नहीं होगा, ठंडी रोटी में रहेगा। क्योंकि गरम रोटी क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वेपर बना देता है वो, है ना, इसलिए गरम रोटी में नहीं रहता है, ठंडी रोटी में रहता है। डिपेंड करता है रोटी कैसी है, ठीक है। शाम का सुबह खाना नहीं खाना चाहिए? अब डिपेंड करता है पैक कैसा है ना। पहले इसीलिए गांव में तुम लोग देखोगे मिट्टी का गोरसी टाइप का बनता था, तुम जान गई ना, है ना, मिट्टी के बनाते थे, कपड़े में पैक करके, उसको कपड़े में पैक करके ढकते थे। आज भी रखते हैं ना, वो मिट्टी का बनता है हमारे यहाँ, वो बहुत सुंदर सा होता है ऐसे, उसमें हमारे यहाँ गोरसी बोलते हैं, गोरसी हैं, यही बोलते हैं। हाँ ये, चलिए ठीक है, जल्दी जाइए।